हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। और नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी कोई तैयारी कर रहा है रीट की तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर सेशन रहने वाला है। तो जल्दी से सभी को बुला दीजिएगा जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर एडिट टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बिल्कुल बेहतर रहेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बहुत बार नहीं बल्कि कोई ना जब भी कभी कोई पेपर होता है और उसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो ज्योग्राफी में सौरमंडल का एक टॉपिक आता है जरूर। पार्ट नंबर 1 आज हम इसका डिस्कस करेंगे, यानी मोशंस ऑफ अर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पर। अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। स्लाइड क्या कह रही है इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्लाइड क्या कह रही है? शिल्पी श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू नित्य क्लासेस। चलिए पृथ्वी, अब हम बताएं पृथ्वी की जब गतियों की बात करते हैं, पृथ्वी की जब हम गतियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की गतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। कितने प्रकार की गतियां हमारे सामने आती हैं? दो प्रकार की गतियां हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। एक तो वो गति जिस गति को पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे गति करती है, दूसरी वो गति जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बात समझ रहे हो? एक वो गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, दूसरी वो गति जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बात ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। कहने का मतलब ये, एक गति तो ये है जैसे पृथ्वी है, कलर चेंज कर लें, देखिए भाई ये पृथ्वी है, एक इसकी गति होगी ये वाली, ये वाली गति हो गई, ठीक है। दूसरी गति ये जो सूर्य है, दूसरी गति ये वाली। बात समझ रहे हो? यानी दो प्रकार की गति ये करेगा। एक तो अगर ये वाली गति है तो ये कहलाएगी आपकी घूर्णन गति, ठीक है, और ये कहलाएगी आपकी परिक्रमण गति। कभी किसी भगवान के तीर्थ स्थल पे गए हो आप, उसे कहते हैं हम परिक्रमा करके आए हैं। क्या करके आए हैं? हम परिक्रमा करके आए हैं। परिक्रमा का मतलब उसके चारों ओर हमने चक्कर लगाया है। जब किसी वस्तु के इर्द गिर्द गोलाकार या अंडाकार मार्ग पे कोई चीज़ घूमती है तो उसे परिक्रमा कहते हैं, और जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो घूर्णन है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो क्या है? उसका परिक्रमण है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मृत्युंजय भारती जी गुड मॉर्निंग, तृप्ति गौर जी गुड मॉर्निंग, दीप्ति लता गिरी जी गुड मॉर्निंग, मनीषा कुमार जी स्वागत है, शिल्पी श्रीवास्तव जी स्वागत है, जितेंद्र कुमार जी स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू नित्य क्लासेस अगेन। मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोग एक बार जुड़ सकें। ये हमारा जो नित्य क्लास फैमिली का जो परिवार है ये बड़ा हो सके और इसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिले, जिससे कि यहीं आपको लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, नहीं ना? चलिए दोस्तों मज़ा आएगा। तो इसी से आधार पर हमने कहा कि पृथ्वियाँ दो प्रकार की गति करती है। जो पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी कौन कौन सी? एक तो घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं तो घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि दैनिक गति ये रोजाना, प्रत्येक दिन, यानी पृथ्वी एक दिन में जो अपने, देखिए पृथ्वी दिन और रात का होना, दिन और रात का पृथ्वी पर होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ना होती तो पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव नहीं था। परिक्रमण गति क्या है भाई? परिक्रमण गति क्या है? परिक्रमण गति जो है वो वार्षिक गति है। परिक्रमण गति कैसी है? वो वार्षिक गति है। मतलब कहने का ये है, वार्षिक गति मतलब जो उसके चारों तरफ घूम के, जैसे 365 दिन पृथ्वी क्या कितना समय लेती है? 365 दिन का समय लेती है एक जगह में एक काम। चलिए भाई क्लियर है यहाँ तक का सभी का? बहुत बढ़िया।
रेखा शर्मा जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू नित्य क्लासेस। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने बताया कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। घूर्णन गति वह गति होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण गति वह गति होती है जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अंडाकार या गोलाकार मार्ग में घूमती है। ये बात आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, फोटो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। फोटो दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से चीज़ें बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाती हैं। जब हम देखते हैं कि 3 घंटे की मूवी जैसे हम सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो अपने दोस्तों को पूरी कहानी बता देते हैं, क्योंकि हमने उसको वीडियो के रूप में देखा, क्योंकि हमने उसको पिक्चर के रूप में देखा। लेकिन जो 3 घंटे का एग्जाम में लिख कर आते हैं हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमने उसे पिक्चर के रूप में नहीं, उसको याद करने रटने के हिसाब से हमने देखा। तो हम लोगों को ऐसे, देखिए ये रहा हमारा क्या, सूर्य। क्या है मित्रों, ये सूर्य है। जय सूर्य महाराज की जय है। देखो यहाँ पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर, देखिए ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है, ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है, इसे क्या कह रहे हैं भैया, रोटेशन। क्या कह रहे हैं, रोटेशन मतलब घूर्णन। ये इसका घूर्णन है, ये इसका क्या है, ये इसका घूर्णन है। लेकिन अगर मैं इसके इर्द गिर्द बात करूं, ऐसे बात करूं, तो भैया ये क्या है, ये आपका रिवॉल्यूशन है, मतलब परिक्रमण है। क्या है, परिक्रमण है। सभी का समझ में आ गया, क्लियर है सभी का। चलिए बढ़े आगे। अब यहां से देख लेगा घूर्णन या दैनिक गति वास्तव में क्या है। घूर्णन या दैनिक गति वास्तव में क्या है गाइस, हम सभी क्लास को 10 लोगों ने शेयर करके आते हैं, आप सभी से निवेदन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए आप लोगों को लगता है कि आपके साथ साथ और उन बच्चों का भी भला होना चाहिए जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ बच्चे आपस में से आपसे ये सोचते हैं, और ये बच्चे की टेंडेंसी होती है कि मैं ये ना बताऊं किसी पड़ोसी को कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मुझे कहीं पड़ोसी भी वहीं से पढ़ के मेरे कंपटीशन में खड़ा ना हो जाए, मतलब मेरा प्रतिस्पर्धा। देखिए जीतने का मज़ा तभी है जब आप जो कंपटीशन कर रहे हैं उनकी संख्या अधिक हो। आप 2 लोग थे, 2 लोग में आपने विजय प्राप्त कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। 200 लोग में विजय प्राप्त करोगे तो बेहतर बात है। 2 करोड़ लोगों में आप लोगों का नंबर आएगा तो दुनिया याद करेगी आपको। तो ऐसा काम कारनामा करो ना। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर कैसे घूमती है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये बात याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है। अभी एक बच्चे ने पूछा था, जब मैं पढ़ा रहा था, ब्रह्मांड पढ़ा रहा था, सौरमंडल पढ़ा रहा था, तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है। अरे भाई सूर्य कहीं से नहीं निकलता, सूर्य अपनी जगह जहाँ है ठीक है, सूर्य पूरब से नहीं निकलता। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से निकलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। सूर्य पूरब से नहीं निकलता, सूर्य पूरब से निकलता हुआ इसलिए दिखाई पड़ता है चूंकि हम पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। ये बात आप तय कर सकते हो, जब आप मोटरसाइकिल या वाहन या कार या ट्रक कुछ भी चलाते होंगे तो आपको वो चीज़ दिखती है जो आपके सामने से आती है। सबसे पहले वो चीज़ दिखती है जो आपके सामने से आती है, क्योंकि आप उसके विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, लट्टू की भांति घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, या इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इसको हम परिभ्रमण भी कहते हैं। इस गति के कारण ही क्या बनते हैं भैया, दिन और रात बनते हैं। इस गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। वही दिन और रात, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण या परिक्रमण गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त दोनों। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। ठीक है, अगर आपको दे दे परिभ्रमण गति और घूर्णन गति तो उपरोक्त दोनों आंसर होगा, और परिभ्रमण गति दे दे और परिक्रमण गति दे दे तो आंसर एक होगा, परिभ्रमण गति। ठीक है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इस गति को हम दैनिक गति के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं।
एक घूर्णन की अवधि कितनी है भैया? लगभग कितनी? 24 घंटे। लगभग कितनी है? 24 घंटे है। अगर वास्तव में बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड। 24 घंटे मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड की समय लेती है एक घूर्णन को पूरा करने में, एक घूर्णन को पूरा करने में। चलिए सब तृप्ति गौर जी, राधे राधे जी। अच्छा राधे राधे कैन भैया को बोला जा रहा है, कैन भैया राधे राधे स्वीकार करें। चलिए यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है, इसलिए इसको दैनिक अवधि कहते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यदि अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन और रात कैसे होते भैया? अवधि एक समान होती। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि कम और बढ़ती होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है, तो क्या होगा भैया? क्या होगा? हेलो गुड मॉर्निंग जी। जी 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 बोलिए। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ मित्र, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। मैं एक घंटे बाद मैं कॉल करूँ खुद, ठीक है ना? मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए हाँ भाई ठीक है। देखिए इधर, यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है और यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी ना होती तो दिन और रात की अवधि कैसी होती? समान होती। दिन और रात की अवधि कैसी होती मित्रों? समान होती। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती तो सूर्य की परिक्रमण न करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े होते और रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में सदैव रातें बड़ी होती और दिन छोटे होते। ये स्थिति होती। कई बार पूछ लेता है, पृथ्वी अगर दैनिक गति ना करती, परिभ्रमण ना करती, परिक्रमण ना करती, चक्कर ना लगाती, सूर्य के चक्कर ना काटती, वह उसकी गली के चक्कर ना काटता तो उस पर डंडा ना बजता। ठीक है, ये सारी कहानी, मतलब ये आप एज्यूम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये एक रेखा आपको मिलती है किस पर? पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची जाने वाली रेखा आपकी या तो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं या देशांतरीय रेखाएं होती हैं, या तो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं या देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है भाई। विषुवत मार्च 21 और 22, देखो ये सूर्य है। चंदा जब दूर किरण से, कब दूर बाहर पवन से। चलिए ये सूर्य जो है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही पृथ्वी, ये यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आएगी और यहाँ आएगी। इसके आने का फर्क क्या पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ? अर्थ का मोशन ये है, जब ये इधर थी तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में उजाला था, जब ये घूम के आई तो ये जैसे जैसे घूमी तो देखो पहले यहाँ थी और ये वाले क्षेत्र में उजाला होगा। थोड़ा बहुत बदला, देखो ये गोलाई देखो इसकी, और फिर जब यहाँ आई तो इस वाले क्षेत्र में इसके जस्ट विपरीत दिशा में उजाला हो गया। ठीक है, और जब ये यहाँ आई तो इसके विपरीत दिशा में यहाँ उजाला हो गया। ठीक है, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी की दिशा परिवर्तित होती रहती है और एक स्थान पर दिन और एक स्थान पर रात होते रहते हैं। ठीक है सर जी, हमारा बच्चा पूछ रहा था कि यदि पृथ्वी घूमती है तो हमारा घर वहीं पर क्यों रहता है? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं शुभकामना देता हूं ऐसे बच्चे की, जीवन में आप कामयाब रहो बेटा, खुश रहो। बिल्कुल मृत्युंजय भारती जी मैं बता रहा हूं। एक्चुअली अगर देखो दो वस्तुएं हैं, अगर ये गति करे और ये गति न करे तो हमें ये गतिमान लगेगी, ये हमें गतिमान लगेगी। यानी अगर मैं खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हो और मैं चल रहा हूँ, मतलब लेकिन ट्रेन चल रही है। देखो हम दोनों तो अपनी जगह स्थिर हैं, पूरा डिपार्टमेंट जो है, जो पूरा माहौल है जिसमें हम जी रहे रह रहे हैं, वो पूरा ही घूम रहा है। तो ना तो हमें ये पता चल पाता कि कमरे की दीवार इधर से इधर तो होती नहीं, सब कुछ सेम रहता है। यानी जब पूरा परिवेश एक साथ घूमता है तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि पृथ्वी वास्तव में घूम रही है या नहीं घूम रही है। जैसे कभी कभी आपने नोट किया हो, जब आप एक ट्रेन में बैठे होते हैं तो बराबर वाली ट्रेन और आपके वाली ट्रेन जब बिल्कुल समान गति में चल रही होती है तो आपको ये पता नहीं लग पाता कि बराबर वाली ट्रेन चल रही है या रुकी हुई खड़ी है।
यानी कहने का मतलब ये, गति का मतलब क्या है? गति का मतलब है गति किसके परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है, गति किसके रेफरेंस में देखी जा रही है, तो तब पता आपको चलता है गति का। क्लियर है भाई? देखो चले आगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमती है। अंडाकार कक्ष में घूमती है मतलब कैसी स्थिति है? जियोड है। कैसी है स्थिति भैया? जियोड है। ठीक है। अतः पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी परिवर्तित होती रहती है। क्यों परिवर्तित होती रहती है भाई? क्यों परिवर्तित होती रहती है? अरे इसलिए परिवर्तित होती रहती है, जो अंडाकार मार्ग होता ना वो ऐसा होता। कुछ ज़्यादा कर दिया मैंने, ये अंडा मान लो इसको। ठीक है, तो ये वाली जो इसकी दूरी होगी, ये वाली दूरी ये अधिक होगी, ये अधिक होगी, और ये जो ये वाली दूरी होगी ये कम होगी। ठीक है भैया, ये वाली जो दूरी होगी ये अधिक होगी और ये वाली जो दूरी होगी ये कम होगी। तो इसी कारण दूरियां परिवर्तित रहती हैं। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर इसको करोड़ में पूछ ले तो करोड़ में पूछ ले 14.98 करोड़। मिलियन में पूछे तो 149.6, कभी कभी इसको लगभग में देकर 150 दे देता, लगभग में 150 मिलियन दे देता है। ठीक है। एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ बिंदु पर तथा दूसरे ही समय में सबसे निकटस्थ बिंदु पर पृथ्वी होती है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है? संजय कुमार जी प्रणाम, स्वागत है आपका, वेलकम टू नित्य क्लासेस। चलिए, उपसौर क्या होता है? देखिए उपसौर क्या होता है, यहां से क्वेश्चन मैंने जब मैं एमसीक्यूज कराता हूं तो आपसे पूछता हूं उपसौर क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, करीब होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम उपसौर कहते हैं। जैसे यहाँ सबसे पास हुई 147.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, 147.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, या 91.4 मिलियन उसमें दिया है ये। ठीक है। यह 152.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, यानी जब अधिकतम दूरी होगी तो आपकी क्या कहलाएगी? जब दूरी अधिकतम होगी तो आपकी क्या कहलाएगी भैया? अपसौर कहलाएगी। ठीक है। जब दूरी कम होगी तो क्या कहलाएगी? उपसौर कहलाएगी। ठीक है। यानी पेरिहिलियन और अपहिलियन, अप मतलब दूर, अपहिलियन, और पेरी मतलब पास। ठीक है भैया, तो पेरिहिलियन और अपहिलियन दोनों को मतलब समझे। जब पृथ्वी सूर्य का अत्यंत करीब होती है तो क्या होता है? उपसौर होता है। जो वह दूर होती है तो वो अपसौर होता है। जैसे पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। क्लियर? अरे कहाँ चले गए? ठीक है भाई, ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। और जब सबसे करीब होती है तो कब होती है? 3 जनवरी को। अब आप ये सोचोगे सर 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो फिर पृथ्वी पास कैसे हुई? अगर पृथ्वी सूर्य के पास होती तो गर्मी ना पड़ती? अरे भाई, केवल और केवल जहाँ हमारी कंट्री बसी है, जहाँ हमारा देश बसा है, सूर्य की किरणें वहाँ अगर करीब होती है, उसके रेफरेंस में मत सोचो, पूरी पृथ्वी के रेफरेंस में सोचो। पृथ्वी सूर्य के पास हो तो 3 जनवरी अपसौर, और दूर हो तो 4 जुलाई अपसौर। वेरी गुड तृप्ति जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए बढ़े आगे। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? दिन और रात की स्थिति कैसी होती है आपको समझना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश समान नहीं पड़ता। मतलब ये है कि पृथ्वी जैसे ये है, पृथ्वी की स्थिति ऐसी है। अगर मैं सीधा खींचूं तो ऐसा नहीं है, तो वास्तव में कैसा है? ऐसा है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ ज़्यादा पड़ता है यहाँ, और ऐसे आने पर यहाँ कम पड़ता है, यहाँ कम, यहाँ भी कम, और यहाँ ज़्यादा।
ठीक है। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी पे 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह पर एक समान प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है भैया। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रातें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विषुवत रेखा पर रेखा बिल्कुल, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो बराबर दिन और बराबर रातों में बढ़ जाता है, बराबर दिन और बराबर रातों में ये दूरियां बढ़ जाया करती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन याद रखना भाई। 21 मार्च यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। ये बात आप याद रखना। या तो आप उत्तरी गोलार्ध की स्थिति को याद रख लें या आप दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति को याद रख लें। दोनों में से किसी एक स्थिति को आप लोग याद रख लीजिएगा, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को क्लियर हो, मतलब एक दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, जस्ट इसका अपोजिट 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक उसका उल्टा होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। ठीक है भैया। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ दिन और रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती है। ठीक है भैया। बढ़े आगे। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, डेट मैंने आपको बताइए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये बात याद रखना कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर भैया, विषुवत रेखा पर कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो पूरे विश्व में दिन और रात दोनों समान होते हैं। दिन और रात दोनों समान होते हैं और इसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पूछा नहीं पूछा मैंने, इक्विनॉक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब दिन और रात की अवधि समान होती है तो वहां उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। हाँ बिल्कुल, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चले आगे चले। डेट आती है 21 जून। 21 जून को एक डेट और याद आ रही होगी आपको, मोदी जी की याद आ रही होगी। कौन सी भैया? 21 जून, ये लिख दिया मैंने। यहाँ से एक पिक्चर भी उठाइए, IYD। IYD क्या है सर जी? IYD का क्या मतलब है? अरे मित्रों, IYD का मतलब है, IYD का क्या मतलब भैया? यहाँ Y का मतलब है योगा से। Y का मतलब क्या है? योगा से है। इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है। 21 जून द बीइंग द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर, holds the special significance in a many part of world, was chosen for the celebrating International Yoga Day। इंटरनेशनल योगा डे के रूप में जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसको हम योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब होता है? 21 जून। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो जब कर्क रेखा पर आता है सूर्य लंबवत पड़ता है, तो साउथ के कुछ लोग कर्क रेखा यानी कर्क संक्रांति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्क संक्रांति मनाते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध के लोग जो हैं, मतलब सॉरी उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भारत के लोग जो हैं, वो मकर रेखा के सूर्य के मकर रेखा में चले जाने के कारण मकर संक्रांति बनाते हैं। बिल्कुल योगा दिवस है, बिल्कुल सही कहा आपने। बढ़ते हैं आगे। देखिए 22 दिसंबर को क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीतयांत कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रातें छोटी होती है। मतलब एक स्थिति को याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली आपकी याद हो जाएगी। ये आपके सामने पिक्चर में आपको दिखाइए, आप लोग समझे। बड़े आगे। ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं ये आपको समझना है बिल्कुल तरीके से।
ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है और पृथ्वी की परिक्रमा में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी अवस्थाएं? इन अवस्थाओं को क्या कहते हैं हम? ऋतु परिवर्तन। जैसे आपका शीत ऋतु यानी शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का मौसम, बरसात ऋतु यानी वर्षा ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक है। तो ये आपकी 4 ऋतु देखें। जब पृथ्वी अक्ष का उत्तरी भाग ध्रुव यानी सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। इस अवधि में दिन की अवधि लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं और गर्मियां अधिक होती हैं, गर्मी अधिक पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु या दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। बढ़े आगे, चले बढ़ते हैं। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति क्या है ये आपको समझनी है। तो 21 और 22 जून तक, 21 और 22 जून तक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा डे। तो 21 और 22 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति या ग्रीष्मयान्त कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जस्ट इसका ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका उल्टा देखने को मिलेगा। दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है और 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लग जाती है, ठीक है भाई। बढ़े आगे, चलिए इसको देख लीजिएगा। 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है, मतलब दोबारा आ जाने लगता है और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है? गर्मी कम होने लग जाती है, ठीक है भैया। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दे रहा हूँ, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये मैं जानकारी पहले बता चुका। ये चीज़ समझ लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन बसंत विषु से प्रारंभ होता है तथा 6 महीने की रातें शरद विषु के साथ प्रारंभ होती है। मतलब जो ये, अरे जी तो ज़्यादा बढ़िया बन गई पृथ्वी, ये आपका उत्तरी ध्रुव पर मान लो, ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर 6 महीने का दिन 6 माह और यहाँ पर 6 महीने का दिन, यानी एक तरफ 6 महीने का दिन और एक तरफ 6 महीने की रातें होती हैं, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। ज्वार भाटा क्या होता है बारी बारी से देखेंगे, बिल्कुल तरीके से समझेंगे, इत्मीनान से बैठ जाएगा, तरीके से बिल्कुल देखिएगा। ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे तट की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार तथा जल के नीचे उतरने व पीछे हटने की या लौटने की अवस्था को भाटा कहते हैं, ठीक है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं और विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है जो सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर की खुले बंद होने पर आधारित होती है। ये तो थ्योरी की बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। देखिए क्या स्थिति है, कहने का मतलब ये है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर जो जल होता है, पृथ्वी पर जो ये जल है, इस जल ऊपर उठने लग जाता है, जल ऊपर उठने लग जाता है और जल ऊपर उठता है, उस ऊपर उठे हुए जल को ज्वार कहते हैं। जब वो नीचे उतरता है पीछे हटता है उसे भाटा कहते हैं। आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये समझिएगा, यहाँ से समझे, यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर उठा तो यहाँ तक की स्थिति आपको क्या कहलाती है? ये वाली स्थिति अगर मैं कहूँ तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये ज्वार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज्वार कहलाएगी। और वापस इसकी ऐसी स्थिति जो है, ये वाली इधर की स्थिति क्या है? ये आपकी भाटा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? भाटा कहलाएगी। क्लियर है सभी का? यहाँ तक। अब पीछे आ जाओ थोड़ा सा। पृथ्वी पर कहाँ पर कितने बार ज्वार भाटाएं आते हैं इस बात को समझे। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद, प्रत्येक दिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद एक भाटा आता है।
12 घंटे 26 मिनट के बाद एक ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद एक भाटा आता है। ठीक है, ज्वार प्रतिदिन में 2 बार आता है, प्रतिदिन में 2 बार आता है। एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल होता है, देखिए अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ को लगे। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो बाहर की तरफ को लगे। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ, आपके घर में माता या आपकी मम्मी या पापा या जो भी करते हो, दूध बिलोने का काम आपने देखा, मटके के अंदर जो रई होती है ना, रई जब उसको चलाया जाता है तो जो बाहर की तरफ को वो मक्खन फेंकती है, बाहर की तरफ को लगाया गया बल क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल। लेकिन जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, वॉशिंग मशीन में दोनों बल काम करते हैं। वॉशिंग मशीन में एक बार बाहर की तरफ को बल, फिर अंदर की तरफ को बल, बाहर की तरफ को बल और अंदर की तरफ को बल। तो अपकेंद्रीय और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों काम करते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल दोनों काम करते हैं। समझ बात आई भाई? क्लियर है सभी का? लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन एक क्षेत्र है। कहाँ पर भैया? साउथहैम्पटन एक क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन 4 बार आता है ज्वार। 4 बार ज्वार भाटे आते हैं। ये 4 बार ज्वार भाटे क्यों आते हैं, ये बात हमारे लिए जाननी बेहद महत्वपूर्ण है। 4 बार ज्वार भाटे क्यों आते हैं उसका कारण सुनिएगा। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये दोनों ज्वारों का मतलब क्या है, कैसे काम करता है ज्वार भाटा, इस बात को समझे। देखिए इधर चंद्रमा है, ये इधर क्या है भैया? चंद्रमा। इधर क्या है? सूर्य देवता। सूर्य देवता अपनी तरफ को जोर लगाते हैं, चंद्रमा अपनी तरफ को जोर लगाते हैं, पृथ्वी बीच में बेचारी फंस जाती है। जब पृथ्वी बीच में फंस जाती है तो इस स्थिति में जो यहाँ ज्वार भाटे आते हैं वो लो टाइड होते हैं और जो यहाँ आते हैं वो हाई टाइड होते हैं। पृथ्वी की सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है भैया, क्लियर है सभी का? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। देखिए जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति व्युति या सिजगी कहलाती है। यह स्थिति व्युति या सिजगी कहलाती है। सिजगी की स्थिति पूर्णमासी को उत्पन्न होती है और इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार आते हैं या वृत्त ज्वार आते हैं। कैसे होती है देखिए, यहाँ ये देखो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, तो ये एक व्युति है, एक सिजगी है। व्युति है, एक सिजगी है। देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति के, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की लगभग दूरी 3,56,000 किलोमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी की औसत दूरी कितनी है? 3,84,000। ठीक है, तो इसे चंद्रमा की उप या भू स्थिति कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है और जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न हो जाता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। याद रखना, यानी जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति में होती है तो उसे हम भू उपभू स्थिति कहते हैं और इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार जो होता है, ज्वार का जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 4,07,000 किलोमीटर होती है, तो उसको अपभू स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू स्थिति कहते हैं। और इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है और जिस कारण सामान्य ज्वार से जो ज्वार आता है वो 20% कम होता है। ठीक है, सभी का समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? बढ़े आगे। देखिए आगे की कहानी क्या है। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर एक समकोण यानी राइट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल बनाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत पहुंच जाता है, एक दूसरे के विपरीत पहुंच जाता है और इस स्थिति के कारण सूर्य की चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी ओर मतलब क्या करते हैं? खींचने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार या लघु ज्वार का अनुभव होता है। कैसे होता है? देखिए ये वाली स्थिति, ये स्थिति आपको बताएगी कि कैसे होता है। देखो ये यहाँ है तो एक राइट एंगल बना नहीं बना? राइट एंगल बना या नहीं बना? ये 90 डिग्री का कोण बन गया
और 90 डिग्री के कोण को समकोण या राइट एंगल कोण कहते हैं। समकोण या राइट एंगल कोण हम लोग कहते हैं। तो सूर्य अपनी तरफ को खींचेगा और चंद्रमा अपनी तरफ को खींचेगा, है। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम वाली कंडीशन नहीं है, पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं, वो वाली कंडीशन। तो इस स्थिति में जो पृथ्वी पर ज्वार आते हैं वो लघु ज्वार आते हैं। कैसे ज्वार आते हैं वो भैया लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा, एक दैनिक ज्वार भाटा होता है, इन ज्वारों में मिनट का अंतर पाया जाता है, ठीक है भैया। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तो इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। और इसमें अंतर पाया जाता है मिनट का, मतलब 1-2 मिनट का अंतर इसमें पाया जाए। कितने मिनट का बताऊंगा, देखिए यहां से इसको समझने का प्रयास करें। कनाडा के न्यू बुन्साविक, कनाडा की एक जगह है न्यू बुन्साविक तथा नोवास्कोसिया के मध्य स्थित एक खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भैया? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में 4 की ऊंचाई, 4 मीटर की ऊंचाई, ये 4 की ऊंचाई नहीं 4 है, ठीक है, सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई 2.7 मीटर होती है, ठीक है। इसको काट दें, इसकी जगह लिख लें ज्वार लिख लें। मतलब जो फंडी की खाड़ी में आता है ज्वार आता है, उसकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर की होती है और भारत की जो ओखा तट पे आता है वो 2.7 मीटर का होता है। अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। और मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटा के मध्य अत्यधिक अंतर पाया जाता है, ठीक है भाई। अत्यधिक क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें इसमें और इसको स्पष्ट करना चाहें तो इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा जो आता है, उसका कारण जान लो भी क्यों आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह 2 बार इंग्लिश चैनल को पाकर 2 बार उत्तरी सागर में होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचती है। देखिए आपके देखिए ज्वार समुद्र की लहरें कब ऊपर उठेंगी? जब उनके सामने रुकावट आएगी। इंग्लिश चैनल आया, फिर इंग्लिश चैनल आया, फिर आया, फिर आया, यहाँ आ गया, यहाँ ज्वार भाटा आया, फिर यहाँ ज्वार भाटा आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यानी कारण क्या है? इंग्लिश चैनल के बार बार पार करने के कारण। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार भाटा बड़े क्या करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओखा तट है, खंबात की खाड़ी। चलिए चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है, इस बात को समझे। देखिए चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में स्थित हो, ठीक है, सीधी रेखा में स्थित हो। कैसे? जैसे यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से सूर्य की किरणें पहुँचनी चाहिए थी चंद्रमा तक। कहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी? चंद्रमा तक। लेकिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी कहती है हे कहाँ जाती है रोशनी, रोशनी को रोक लेती है। और यहाँ पर जो ये परछाया पड़ती है ये चंद्रमा को दिखने नहीं देती। ये जब चंद्रमा को देखने नहीं देती तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसको चंद्र ग्रहण हम लोग कहते हैं। क्लियर है सभी का यहाँ तक ये स्थिति? और ये स्थिति आपकी देखिए इस ज्यामितीय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण के केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चलिए आगे देखें, आगे की कहानी बताती है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण तथा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। चंद्रमा द्वारा कैसे हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बीच सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण हम लोग कहते हैं। सूर्य ग्रहण की आओ तुम्हें आकृति दिखाते हैं क्या स्थिति है। देखिए ये रही पृथ्वी। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए था, पृथ्वी के सामने आ गया चंद्रमा, तो चंद्रमा ने सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। रोकने के कारण पृथ्वी पर ये वाली जो जगह है
पृथ्वी पर इस जगह पर रहने वाले लोगों को सूर्य नहीं दिखाई पड़ा। जब सूर्य नहीं दिखाई पड़ा तो उनके लिए क्या क्या हो गया, उनके लिए सूर्य ग्रहण हो गया। उनके लिए क्या रहा, सूर्य ग्रहण रहा। ठीक है भाई, क्लियर है। सावित्री राव जी, जी सर सभी को समझ में आ रहा है। शोभा वर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। कैसे कैसे होते हैं पूर्ण व सूर्य ग्रहण। देखिए ये पहले इतना ढकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। आपने कहानी सुनी होगी, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में एक कविता थी। एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को क्या कहती रहती थी, मतलब चंद्रमा के ऊपर एक पोएम थी। उसमें कहा गया था कि हटकर बैठा, हट मतलब जिद करना, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, और माँ सिलवा दो मुझे उनका मोटा एक झंगूला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, और ठिठु ठुठु किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो मतलब चंद्रमा कहता है अपनी माता जी से कि मैं रात को ठंड में मरता हूँ, मुझे एक जर्सी या स्वेटर वगैरह सिलवा दीजिएगा। तो माता ये कहती है, बेटा तुझे कितने स्वेटर सिलवाऊँ, कभी तो तू इतना बड़ा दिखता है, कभी तू इतना छोटे दिखने लग जाता है, कभी तेरी आकार इतना हो जाता, मतलब तू तो बार बार छोटा बड़ा होता रहता है, तो इतने सारे स्वेटर कहाँ से सिलवाऊँ। वही आकृति इसमें दर्शाई गई है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो होता है वो बहुत आकृति में, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी दराती के कभी दराती के आकार का, तो कभी रिंग छल्ले के आकार का आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आई हैं तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस चैनल को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप लोग आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है भैया, बस सभी को क्लियर हो गया, बहुत खूब। तो ये थी आपकी कहानी किसकी भैया, ये थी आज की पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड कहानी, पृथ्वी की गति से रिलेटेड कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है, अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो 8449889709 पर आप लोगों को करना है व्हाट्सएप मैसेज। क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप लोगों को यहाँ से जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है भाई, सुपर डुपर क्लास सर जी, अंजू रानी जी कह रही हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। अगर इस क्लास के इस कमेंट को आप ऑफलाइन मोड पे जाकर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा। यहाँ से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि डिस्प्ले सामने लैपटॉप है, तो वहाँ से सीधा मैं आपके इस कमेंट को केवल देख सकता हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चले भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे आज ही ठीक 12 बजे, उसके बाद ठीक 2 बजे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत ही शानदार MCQs लेकर, थ्योरी के बाद जितने भी MCQs मैं करा रहा हूँ, और 12 बजे ठीक आपके सामने एक्टिव पैसिव की क्लास जो कि आपकी इंग्लिश वालों के लिए, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर एडिट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाइएगा। चले भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है भाई, चलिए।